Good morning student, this is the part 2 of chapter 2 structure of atom. Okay, in the last video we have discussed about the basic concept of atom कि atoms में subatomic particles क्या होते हैं, atomic number क्या होता है, atomic mass क्या होता है और atomic model में हमने पढ़ा थॉमसन एंड रदरफोर्ड। फिर हमने देखा कि what are the drawbacks of रदरफोर्ड मॉडल। आज हम पढ़ेंगे कि बोहर्स ने अपना जो मॉडल बनाया, ठीक है, रदरफोर्ड के बाद बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो बोहर्स ने अडॉप्ट किया और अपना मॉडल बनाया। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था और उस किस तरीके से बोहर्स ने अपना मॉडल रखा सामने। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ये बताया नहीं कि कैसे रिवॉल्व करते हैं, कहाँ रिवॉल्व करते हैं, उनका पाथ क्या होता है, कुछ नहीं बताया, बस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं ये बस बताया। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो पर बोहर्स ने क्या बताया कि कोई भी जो एटॉमिक मॉडल बताया उसमें बोला कि हाँ न्यूक्लियस जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है एक न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस जो है इट रिसाइड इन द सेंटर ऑफ द एटम। ओके, सेंटर में होता है एटम के और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने सेम टू सेम जैसा रदरफोर्ड ने कहा वही बात की, पर उसका जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन फिक्स्ड पाथ ओनली। एक फिक्स्ड पाथ में ही वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और किसी भी एटम के अंदर एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। ठीक है, उसी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स्ड है, ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड है, उसी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। उसी ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, कहीं भी रिवॉल्व नहीं, यहाँ पर रिवॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्बिट जो है अलाउड ऑर्बिट नहीं है। सपोज ये कोई एटम है, इसमें 2 ही ऑर्बिट अलाउड है, फिक्स्ड ऑर्बिट, एक ये है ये के है और इनकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फाइंड ओनली इन दिस स्पेशल अलाउड ऑर्बिट ओनली। तो ये उन्होंने बताया। तो ये बोहर्स ने ये जो मॉडल बताया उसके लिए उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट उस समय के जो डिस्कवरी थी उसका उन्होंने हेल्प लिया और उसके हेल्प से उन्होंने ये मॉडल निकाला। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी जो कंसेप्ट था जिसका उन्होंने यूज़ किया। सो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जिन्होंने बोहर ने उनका यूज़ करके ये कंसेप्ट डेवलप किया। तो पहला था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से जो रेज आ रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, जैसे यूवी रेज है, गामा रेज है, रेडियो वेव्स है, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लाइट से जो रेडिएशन आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक, और पढ़ेंगे उसके बारे में। सो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ये जो लाइट आ रही है ना, आप जो लाइट है इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डुअल नेचर मतलब वो वेव्स की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। कैसे करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों की तरह, वो हम देखेंगे। दूसरा उन्होंने जो कंसेप्ट यूटिलाइज किया ये पोस्टुलेट्स डेवलप करने के लिए वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसके बारे में भी हम दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया जो गामा रेज है, यूवी रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इसमें क्या यूटिलाइज है वो देख लेते हैं। तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक रेडिएशन इमिट करता है। जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो एक रेडिएशन इमिट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है, देखो यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, कैसे, एनर्जी तो उसकी सेम है, पर जब भी वो, आप देखो जब भी वो कहीं भी उसका मोशन, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है। इस केस में उसकी वेलोसिटी ऐसे, इस केस में ऐसी है, इस केस में ऐसी है, तो हर टाइम उसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन में है वो इलेक्ट्रॉन। फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, इट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहाँ से क्या निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, उस इलेक्ट्रॉन से क्या निकलती है, एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम कहाँ से आया, इस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आप इसका बुक में अपनी डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ बनाऊँगी तो उतना, क्योंकि मेरे पास कलर चॉक नहीं है तो उतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी से मैं कोशिश करती हूँ। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं ये अपने हाथ इस तरीके से खोलती हूँ, आप देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये, तो वही होता है इसमें भी। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, से 3 एक्सेस ड्रॉ कर रही हूँ मैं। सपोज ये z है, ये x है, ये y है। ठीक है, ये इस तरीके से है। ये जो y लाइन है वो ये वाली है जो बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये भी आपस में, डायग्राम में नहीं दिख रहा है पर थ्योरेटिकली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज इस डायरेक्शन में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इधर जो है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के, और प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो वेव है वो इस तरीके से प्रोपगेट करती है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टी लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज the radiation consists electric and magnetic field। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, दे बोथ आर ऑसिलेटिंग इन दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दूसरा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट, है ना। इनको प्रोपगेशन के लिए, मतलब इनको आगे बढ़ने के लिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे साउंड है ना, आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में फिजिक्स में कि जो साउंड वेव्स है इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, है ना। अगर आप वैक्यूम है, वैक्यूम में एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, इट नीड्स सम मीडियम।
पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इट कैन प्रोपोगेट या इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। जैसे जो मैंने बताया कि जो सन से रेज आती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो देखो वो सन जो है वो कहाँ है, बहुत दूर है। तो जो लाइट्स आ रही हैं वो पूरा स्पेस को कवर करके स्पेस से वापस आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। तो स्पेस में भी क्या कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है। तो स्पेस में वैक्यूम है, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो लाइट रेज हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, से दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और दूसरा है दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर, कि कंटिन्यूअस होती है वेव की तरह, कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट होती हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे पैकेट्स में नहीं, वेव में अगर हम वेव नेचर पढ़ रहे हैं तो वेव मतलब वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअसली वो क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, ऐसे रुक रुक के नहीं हो रही, कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। सो दे आर कंटिन्यूअस, इसलिए इनको वेव बोलते हैं। और अगली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि गामा रेज हैं, ठीक है, गामा रेज, रेडियो वेव्स, यूवी रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो रेड कलर, येलो कलर, ये सब जो स्पेक्ट्रम्स हैं ना अलग अलग, उनकी भी वेवलेंथ होती है। आपको पता होगा रेड की वेवलेंथ क्या होती है, येलो की। तो वो जो वेवलेंथ है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही आता है। फिर FM, AM जिसको रेडियो वेव्स बोलते हैं, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही आते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इज दी वेव नेचर ऑफ EM वेव्स, ठीक है। EM रेडिएशन का वेव नेचर है। वेव नेचर से हमको क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रोपोगेट होने के लिए या ट्रैवल करने के लिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और दे आर कंटिन्यूअस। और अलग अलग टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, डिपेंड्स ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁶ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी किस में लेते हैं हम, हर्ट्ज में लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁶ हर्ट्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 10⁶ हर्ट्ज है तो इसको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। क्या बोलेंगे इसको, रेडियो वेव्स, ठीक है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 10⁻10 हर्ट्ज है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। सो डिपेंडिंग ऑन दी फ्रीक्वेंसी इसके अलग अलग नाम है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। सो देयर इज़ अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका हमने अलग अलग नाम रखा है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंज को अगर हम एक साथ लिखते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में, आई डोंट नो ये आपको विजिबल होगा कि नहीं, ये देखो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये पूरा स्पेक्ट्रम है उसका। पहले रेडियो वेव्स जो हैं बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, फिर माइक्रोवेव्स हैं, फिर इंफ्रारेड हैं, फिर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसको हम देख सकते हैं, है ना। इन सबको आप देख नहीं सकते, आप माइक्रोवेव को नहीं देख सकते, आप रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते, आप इंफ्रारेड को नहीं देख सकते, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब आपको दिखते नहीं हैं। बट इनके बीच में एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो हमको अपनी आईज से देख सकते हैं, तो दिस इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के अलग अलग रेंजेस हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मीन्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 10⁻0 हर्ट्ज से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 10⁻24 हर्ट्ज पे।
तो दिस इज दे आर द बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं लॉन्ग वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड दिख रहा है। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और नीचे में आपको विजिबल स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब वेव है तो वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करना हमने सीखा है ना। वेव को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से वेव को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम किससे शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं न्यू से। क्या बोलते हैं इसको, न्यू। आपकी बुक में ऐसा वी टाइप दिखेगा पर उसको वी मत लिखना, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके जो टेल है ना उसको थोड़ा सा बड़ा सा बना देना ताकि आपको पता चले कि वी है और न्यू है। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू। इट इज़ अ ग्रीक सिंबल, लैटिन सिंबल है न्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यू। और उसको फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। और इसकी जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। दूसरा जो इसमें टर्म है वो है वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से और इसकी यूनिट होती है मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, वेव की लेंथ है, उसको लैम्डा से, इसकी यूनिट होती है मीटर। फ्रीक्वेंसी न्यू, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी यूनिट सेकंड में कितने टाइम कोई वेव या कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रहा है। जैसे सपोज यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑसिलेशन है, ये सेकेंड ऑसिलेशन है और देखो यहाँ पर हाफ ऑसिलेशन है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी बार वो ऑसिलेट कर रहा है, वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। उसको हम हर्ट्ज से शो करते हैं। वेव लेंथ मतलब यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है, 2 जो क्रस्ट है या फिर उसके 2 यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो ये आप 10th में जो आप साउंड चैप्टर था उसमें भी हम साउंड को भी इसी तरीके से वेव से शो करते थे। तो वेव लेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू और हर्ट्ज। तो 1 सेकेंड में कितनी बार वो ऑसिलेट करता है, दैट इज़ दी फ्रीक्वेंसी। और 2 क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ दी वेवलेंथ, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। आपके में वेव नंबर भी है। वेव नंबर मतलब 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने वेव्स हैं, एक वेव और ये दूसरा वेव, तो उतना उसका क्या हो जाएगा, वेव नंबर। तो वेव नंबर भी होता है, ठीक है। वेव नंबर को हम शो करते हैं वी बार से, न्यू बार से उसको शो करते हैं, ठीक। दूसरा है लैम्डा और वी न्यू में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई भी हम बात करें, गामा रेज, रेडियो वेव, यूवी रेज, इन सब की स्पीड एक ही होती है। ऐसा नहीं कि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो इनका स्पीड अलग अलग होगा, नहीं, इन सब की स्पीड एक ही होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी स्पीड यही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भले गामा रेज की फ्रीक्वेंसी अलग है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है ना। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी करीब 10⁶ के आसपास जितने भी हैं वो सब रेडियो वेव्स में आते हैं। माइक्रोवेव में अगर यूवी रेज की बात करें तो 10⁻16 है सपोज यूवी रेज का, है ना। तो दो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है बट इनकी स्पीड सेम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है पर ये सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और कौन सी स्पीड से, लाइट के स्पीड से। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c से। किससे डिनोट करते हैं, लाइट की स्पीड को c से। तो अगर लैम्डा और न्यू में अगर आपको रिलेशन दिखना है तो c इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। दिस इज द रिलेशनशिप,
ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाई न्यू। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है जो हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या हमने पढ़ा इस पूरे वीडियो में? हमने देखा कि बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया, ठीक है, उसने बताया कि किसी भी एटम्स में फिक्स्ड ऑर्बिट जो है वही अलाउड है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है हर ऑर्बिट की। तो जो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट को निकालने के लिए उन्होंने दो कंसेप्ट को क्या किया, यूज़ किया। पहला कौन सा कंसेप्ट था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वेव क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एकदम, जैसे कि आप पत्थर फेंकते हैं किसी तालाब में तो वो कंटिन्यूअस होते हैं, है ना, इस तरीके से कंटिन्यूअस वेव आता है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह कैसे बिहेव करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा हमने पढ़ा उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, और वो कंटिन्यूअस होती हैं। और अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, जैसे गामा रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव, है ना, और इनकी फ्रीक्वेंसी को हम, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हमने पढ़ा टर्म फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर, और रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं न्यू, और इसको बोलते हैं सी। ठीक है, आप न्यू और वी को सेम नहीं लिखेंगे। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे दिस इज वी एंड दिस इज न्यू, अलग से दिखना चाहिए मुझे न्यू आपका। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, न्यू और वी। दिस इज वी, दिस इज न्यू। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, वी मतलब वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो आपका न्यू अलग से होना चाहिए कि न्यू है, आपने ये न्यू लिखा है। इतना क्लियर हुआ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ इसमें कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू।